तो हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल गो गुरु पे। तो लास्ट हमने वीडियो अपलोड की थी बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ गोलैंग। तो होप सो आप सभी को बहुत अच्छी लगी होगी वो वीडियो। अगर किसी का कोई डाउट हो तो उसको प्लीज़ कमेंट में मेंशन कर दो ताकि मैं जान सकूं आप सब ने उससे क्या सीखा। तो आज हम कुछ और टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। वेरिएबल्स, कांस्टेंट एंड कंडीशनल स्टेटमेंट्स के रिगार्डिंग आज हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए हम आईडीई पे चलते हैं, वीएस कोड। इसमें मैंने कुछ बेसिक प्रोग्राम लिख रखा है। तो यहाँ पे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के लिए शॉर्ट हैंड मेथड्स होते हैं। तो मैंने यहाँ पे दो वेरिएबल डिक्लेयर किए इंटीजर के, जो कि मैंने शॉर्ट हैंड मेथड्स को यूज़ करके किए हैं। एंड यहाँ पे एक मैंने फंक्शन बनाया है जो कि दो पैरामीटर लेता है। वो दो पैरामीटर किस टाइप के हैं? इंटीजर टाइप के हैं। एंड जो रिटर्न टाइप है बेसिकली वो दो टाइप की रिटर्न करता है। पहला रिटर्न वेरिएबल क्या करेगा? इंटीजर। दूसरा क्या करेगा? एरर टाइप। तो यहाँ पे मैं बेसिकली इन दो नंबर्स को जो पैरामीटर में आ रहे हैं उन दोनों को ऐड करके रिजल्ट को रिटर्न करवा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसी फंक्शन को कॉल किया गया है और इस फंक्शन के अंदर वो दोनों वैल्यूज़ को पास किया गया है। तो चलिए इस प्रोग्राम को रन करते हैं। मैं यहाँ पे रन करूँगा कमांड गो रन मेन डॉट गो। सॉरी गाइज, इसमें इसको प्रिंट करवाना पड़ेगा ताकि हम वैल्यूज़ को देख सकें कि उसमें क्या वैल्यूज़ आई हैं। तो यहाँ पे मैं फंक्शन को कॉल करूँ एंड ये अभी हम उसको दोबारा से रन करेंगे। तो आप देख सकते हैं मेरे दो नंबर्स का एडिशन हो चुका है और हमारे इस प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है। तो ये था एक बेस प्रोग्राम। इसमें आप कोई भी ऑपरेटर यूज़ कर सकते हो। लाइक मैं इसको अगर मल्टीप्लाई करवाना चाहता हूँ तो अभी ये मल्टीप्लाई का आंसर देगा। अगर मैं इसको डिवाइड करवाना चाहता हूँ तो ये डिवाइड देगा। ठीक है, तो ये थे कुछ बेसिक ऑपरेशंस जिसको हम ऑपरेटर भी कहते हैं। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं अब कॉन्स्टेंट्स की तरफ। और हाँ, इसमें कॉन्स्टेंट्स में कुछ इंटरव्यू लेवल के मैं आपके डाउट्स भी क्लियर करूँगा जो कि आपको एक इंटरव्यूअर पूछ सकता है। तो होप सो वो आपको क्लियर हो जाएं। अगर कुछ भी क्लियर नहीं होता तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे कुछ कांस्टेंट्स को डिक्लेयर किया है और जो फर्स्ट कांस्टेंट है उसको मैंने आयोटा एज अ वैल्यू असाइन कर दिया है। बेसिकली आयोटा क्या है? यहाँ पे आयोटा एक अनटाइप्ड इंटीजर है। ठीक है, और ये कांस्टेंट्स को वैल्यू डिक्लेयर मतलब सीक्वेंशली वैल्यू असाइन करने के लिए यूज़ होता है। लाइक अभी फर्स्ट की वैल्यू क्या होगी? ज़ीरो होगी। सेकंड की वैल्यू एक होगी, क्योंकि ये जितने भी इस स्कोप में जितने भी वेरिएबल डिक्लेयर होंगे, लाइक जितने भी कांस्टेंट डिक्लेयर होंगे इस स्कोप के अंदर, तो ये आयोटा उनको वैल्यू एक एक इंक्रीमेंट करके असाइन करता जाएगा। अगर आप कांस्टेंट्स के बारे में ऑफिशियल गोलैंग की वेबसाइट पे भी पढ़ोगे तो बेसिकली वहाँ पे लिखा होता है समटाइम्स +1। जहाँ आप कहीं और भी स्टैक ओवरफ्लो पे भी देख सकते हैं, समटाइम्स कई बंदे लिखते हैं ऐसे। तो इसका मतलब क्या होता है कि वो फर्स्ट को जो है वो 1 से स्टार्ट करवाना चाहते हैं, ना कि 0 से। तो अभी अगर मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड को प्रिंट करवाऊँ तो बेसिकली उनकी वैल्यूज़ क्या आएंगी? 1 2 3। अगर मैं ये +1 हटा दूँ जो मैंने अभी लगाया था तो ये कहाँ से स्टार्ट होगा? 0 1 2। ठीक है, अब ये होती है नॉर्मल कॉन्स्टेंट्स को डिक्लेयर करना। बट अगर मैं इंटरव्यू लेवल की बात करूं, समटाइम्स इंटरव्यूअर क्या पूछता है? पहले मैं इस कोड को जो अनवांटेड कोड है उसको कमेंट आउट कर देता हूं ताकि आप पजल ना हो। तो समटाइम इंटरव्यू क्या पूछता है कि अगर मैंने ये कांस्टेंट डिक्लेयर किए हुए हैं, अगर मैं किसी एक के साथ भी ऐसे करके ये लगा दूं ऐसे, तो मेरी थर्ड की वैल्यू क्या होगी? तो गाइस इसमें घबराना नहीं है। ये बेसिकली क्या है? अस्काई कोड आपको पता होगा, क्योंकि हर एक इंटीजर की एक अस्काई कोड को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है,
अस्काई कोड आप ऑनलाइन विकीपीडिया से भी पढ़ सकते हैं कि अस्काई कोड्स क्या होते हैं। बेसिकली ये एक सिंबल है जो एक आगे वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, जो कि क्या है 97 है। अभी इसका आंसर क्या होगा 0197। तो जैसे ही यहाँ पे मैं आगे अगर फोर्थ लिखता हूँ FOD, तो उसकी वैल्यू भी 97 ही है। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं 97। और जहाँ पे मैंने आयोटा को असाइन किया था वहाँ से 0 से स्टार्ट होके 1 तक गया है, मतलब फर्स्ट की वैल्यू है 0, सेकंड का वैल्यू है 1। अभी इन दोनों का है 97। तो ये थे थोड़े से कॉन्स्टेंट्स के रिलेटेड चीज़ें। बेसिकली ये चीज़ जो मैंने अभी एक्सप्लेन की, ये बेसिकली इंटरव्यूअर जो होता है वो समटाइम्स इंटरव्यू के टाइम पूछ लेता है, और उस टाइम पे हमारे पास इस चीज़ का कोई जवाब नहीं होता। तो आपको मे बी ये चीज़ हेल्प करेगी। तो अभी हम मूव करते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स के तरफ। सो अभी मैं इनमें से कुछ कॉन्स्टेंट्स को यूज़ करूँगा। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कुछ इफ़ स्टेटमेंट्स और इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स और इफ़ एल्स लेटर स्टेटमेंट्स को लिखा है। तो बेसिकली हम लाइन बाय लाइन समझेंगे कि ये कैसे काम कर रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने एक कंपैरिजन किया है। तो यहाँ पे एक मैंने कंपैरिजन किया है रून के अंदर। रून बेसिकली एक मेथड है, ठीक है, जो कि इंट 32 टाइप की चीज़ को रिटर्न करता है, मतलब डेटा टाइप को रिटर्न करता है। तो इसके अंदर जो भी मैं सिंगल कोट, बेसिकली ये सिंगल कोट ही एक्सेप्ट करता है। तो अगर आप इसको अंदर डबल कोट लिख देंगे तो ये एरर देगा, क्योंकि ये उस चीज़ को कंसीडर ही नहीं करता, ठीक है। ये जैसा कि आप देखते हैं कांट कन्वर्ट डबल कोट ए डबल कोट अन टाइप ऑफ स्ट्रिंग कांस्टेंट टू रूट। तो ये बेसिकली एक किसी भी लेटर को अस्काई कोड में कन्वर्ट करने के लिए होता है। तो इसका टाइप जो होता है वो होता है इंट 32। तो अभी मैंने आपको अभी कुछ टाइम पहले बताया था कि थर्ड को मेरे को एक रून वैल्यू असाइन हुई है जो कि 97 है, ठीक है। तो अभी मैंने क्या किया, इस 97 को ही 97 के साथ थोड़ा ट्रिकी वे में मैच करवाया। तो अगर ये ट्रू होगा तो मेरा ये प्रिंट हो जाएगा ए इज़ ट्रू। यही मैंने सेम इस केस में किया है कि रून डी की वैल्यू ली है, उसको कंपैरिजन कराया थर्ड के साथ। जैसा कि आपको पता है कि थर्ड के अंदर 97 है और डी की वैल्यू कुछ और है, डी का स्काई कोड कुछ और है। तो अगर वो हम, अब ये स्टेटमेंट ट्रू हुई नहीं, क्योंकि बेसिक स्टेटमेंट हमारी क्या रहती है इफ़ की, वो ये रहती है इफ़ ट्रू देन दिस ब्लॉक हैज़ बीन एग्जीक्यूटेड। अगर एल्स रहता है तो अगर ये ट्रू है, ये इफ़ का ये कंडीशन ट्रू है तो ये चलेगा। अगर ये नहीं चल रहा तो मतलब इसका क्या है, ये फॉल्स हो चुका है और ये काम कर रहा है, ठीक है गाइस। तो मैं समझ रहा हूँ कि यहाँ पे आपको इफ एल्स की वर्किंग समझ आ गई होगी। तो अभी हम अपने प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पे ये वैल्यू तो मेरी फॉल्स हो चुकी है। तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि अभी एल्स केस चलेगा, तो मतलब ए इज़ फॉल्स प्रिंट होगा। ऐसा ही मैंने इफ़ एल्स लेटर में करवाया कुछ, इसमें क्या मैंने कंपैरिजन करवाया। इसी तरह सी का भी कुछ स्काई कोड डिफरेंट होगा, वो थर्ड के साथ मैच करेगा नहीं, क्योंकि थर्ड का स्काई कोड क्या है 97 है। तो ये प्रिंट नहीं होगा, मतलब इफ़ जो है वो फॉल्स कंडीशन में आ चुका है, तो ये तो चलेगा नहीं। अब क्या है, हम इफ़ एल्स इफ़ की तरफ मूव करेंगे। अगर 0 इक्वल टू है फर्स्ट के, तो मेरा ये कंडीशन चले। तो अभी हम फर्स्ट की वैल्यू क्या कह रहे थे, आयोटा बेसिकली स्टार्ट होता है 0 से। तो मैंने 0 को ही मैच करवाया फर्स्ट से, तो 0 इक्वल टू 0 है, तो मतलब ये ट्रू है। तो मेरा ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा, क्योंकि इसमें एल्स इफ का जो कंडीशन है वो ट्रू हो चुका है। तो एल्स केस में वो मूव करेगा ही नहीं। तो चलिए हम इसकी आउटपुट को देखते हैं कि इसकी आउटपुट क्या है। तो जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया था
तो इसकी वही एक्सपेक्टेड आउटपुट आई है, ए इज़ ट्रू, ए इज़ फॉर एंड फर्स्ट इज़ ट्रू। तो होप सो कि ये आपको सारी प्रोग्रामिंग क्लियर होगी। अगर आपको ये चीज़ फिर भी कोई डाउटफुल लग रही है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें, कमेंट की करें और मैं आपके डाउट्स बिल्कुल क्लियर करूँगा। तो गाइस चलिए हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट कंडीशनल स्टेटमेंट्स की तरफ, जो कि है स्विच। ठीक है, तो जैसे ही मैंने यहाँ पे कुछ छोटा सा कोड लिख रखा है, तो चलिए इसको लाइन बाय लाइन समझते हैं कि क्या लिखा हुआ है। तो बेसिकली हमने पहले क्या लिया, एक वेरिएबल लिया जो कि टाइप ऑफ इंटरफेस है। इंटरफेस भी एक डेटा टाइप है। बेसिकली इंटरफेस के यहाँ पे दो मतलब निकलते हैं। पहला एज ए डेटा टाइप, दूसरा हम इसको एज ए टाइप भी यूज़ करते हैं। टाइप इन द सेंस टाइप ऑफ इंटरफेस, जिसके अंदर हम मल्टीपल मेथड्स को डिक्लेयर कर सकते हैं। वो मल्टीपल मेथड्स क्या हैं, वो बाय जैसे हम किसी स्ट्रक्ट के वेरिएबल को एक्सेस करना हो। अब स्ट्रक्ट क्या होता है, स्ट्रक्ट होता है बेसिकली एक स्ट्रक्चर। अगर स्ट्रक्चर के अंदर की चीज़ों को एक्सेस करना हो तो हमें हमेशा डॉट लगा के उसको फेच करते हैं। तो इसी इंटरफेस के अंदर जो भी मेथड डिक्लेयर किए जाते हैं, तो हम उसको, अगर इसके अंदर कोई भी मेथड डिक्लेयर किया जाएगा तो मैं उसको ए डॉट मेथड नेम से कॉल कर सकता हूँ। तो अभी के लिए हम इतना इसमें डीप नहीं जाएंगे, मैं आपको ये नेक्स्ट वीडियो में, अपकमिंग वीडियोस में क्लियर कर दूंगा इंटरफेस के बारे में। तो अभी हम अपने कोड की तरफ जाते हैं। तो अभी मैंने एक ए वेरिएबल लिया है टाइप ऑफ इंटरफेस। अभी के लिए आप इंटरफेस की डेफिनेशन को स्किप भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। उसके अंदर मैंने, अभी के लिए आप इंटरफेस को ये समझ सकते हो कि ये कुछ भी एक्सेप्ट कर सकता है, तो इसीलिए मैंने इसको एक स्ट्रिंग असाइन करवा दी। ये एक स्ट्रिंग कुछ भी हो सकता है, लाइक सम डाटा। ठीक है, अब इसके अंदर कोई भी रैंडम स्ट्रिंग है, तो मैंने यहाँ पे एक स्विच केस लगाया है। ठीक है, तो इस स्विच केस के अंदर क्या किया, मैंने ए की बेसिकली टाइप चेक करनी है, क्योंकि अब इंटरफेस तो कुछ भी एक्सेप्ट कर सकता है। तो मैं कैसे जानूंगा कि वो किस टाइप का डेटा लेके बैठा हुआ है अंदर। तो अभी मैंने उसका टाइप चेक करने के लिए मैंने क्या किया, ए डॉट टाइप कर दिया। तो इसकी जो रिटर्न वैल्यू होगी वो मेरी टी के अंदर आ जाएगी। अब टी क्या है, टी अब उस चीज के साथ स्विच केसेस की तरफ बढ़ेगा और केस बाय केस चेक करेगा। जो केस ट्रू हुआ वो वैल्यू प्रिंट करवा देगा। अदरवाइज अगर कोई भी केस ना चला इनमें से, तो ये किधर चला जाएगा, डिफॉल्ट के पास चला जाएगा। तो जैसा कि मैंने पहले बोला कि यहाँ पे हमने स्ट्रिंग असाइन किया, तो आउटपुट इसका आना चाहिए दिस इज अ स्ट्रिंग और उसकी वैल्यू। ठीक है, तो अभी हम इसको रन करेंगे ताकि हम जान सकें कि उसके अंदर है क्या। तो यहाँ के आप देख सकते हैं दिस इज आ स्ट्रिंग सम डेटा। तो इस तरह से हमारा ये स्विच केस वर्क करता है। यहाँ पे इंटरव्यू लेवल के ऊपर एक चीज़ आती है जो कि ये पूछ सकते हैं लोग कि जावा के स्विच केस या नोड जेएस के स्विच केस में से गोलैंग के स्विच केस में क्या डिफरेंस है। तो सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वो ये है कि अगर आपने नोट किया होगा, बेसिकली मैंने यहाँ पे कोई भी ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ नहीं की। तो ये स्विच केस, ये गोलैंग के अंदर इनबिल्ट लिखा गया है। अगर हम इसमें ब्रेक नहीं लिखते हैं तो हम बिना ब्रेक के भी इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ये उसी टाइम जो भी केस ट्रू होगा उस पे जाके रुक जाएगा। अब आपने देखा कि यहाँ पे एक केस ट्रू हो चुका है, बट अगर हम चाहें तो नेक्स्ट केस भी ट्रू करवा सकते हैं। उसके लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, फॉल थ्रू करके कीवर्ड है। ठीक है, अगर हम इसको यूज़ करेंगे तो ये नेक्स्ट वाले केस को भी ट्रू कर देगा, बट जो ऑफिशियल मतलब रिकमेंड किया जाता है गोलैंग के डेवलपर्स के द्वारा कि ये फॉल थ्रू को यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये फोर्सफुली नेक्स्ट केस को ट्रू करवाता है, जो कि गलत है, क्योंकि इससे हमारे मे बी बिजनेस लॉजिक में दिक्कत आ सकती है। तो इसीलिए इसको यूज़ नहीं करना। ये मैंने इसीलिए बताया है ताकि इंटरव्यूअर समटाइम ये पूछ लेता है
कि भी अगर मैं ज़बरदस्ती दो केस को ट्रू करवाना चाहता हूँ, मतलब कि जैसे ही मेरा कोई केस ट्रू हुआ, मैंने उसका अगला केस भी ट्रू करवाना है, तो उसके लिए मैं क्या यूज़ कर सकता हूँ। तो ये सिर्फ उस रेफरेंस के लिए था कि आप उसको बोल सकते हो कि फॉल थ्रू मैं यूज़ कर सकता हूँ, जिससे मेरा नेक्स्ट केस भी ट्रू होके प्रिंट हो जाएगा या एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो होप सो गाइस आपको ये वीडियो भी अच्छी लगे। अगर किसी का कोई भी डाउट रह चुका है तो उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दे, ताकि मैं उसको जान सकूं कि भी मेरे कंटेंट के अंदर इश्यूज क्या हैं, तो मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में सुधार सकूं। ये मेरे को भी बहुत हेल्प करेगा और आपको भी बहुत हेल्प करेगा, ताकि आपके भी डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएं। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइस।